हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम यहाँ पे साथ मिलकर क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ साथ मिलकर अपने केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और अपने केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आप सबको ये पता है बच्चे कि हम डिस्कस कर रहे थे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने ये पढ़ा है कि एसिड जो हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं और जो बेसिस हैं वो कैसे होते हैं बच्चे, दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि खाने में कड़वे लगते हैं। लेकिन बस इनके बारे में हमें इतना ही पता है, हमें सिर्फ क्या पता है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है कि एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। पर इतनी सी नॉलेज से तो हमारा काम नहीं चलने वाला, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इस चैप्टर के अंदर जो कि हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ हम पूरी अच्छी तरीके से फुल डिटेल में क्या देखेंगे कि एसिड्स आखिर होते क्या हैं, केमिकली हम कैसे बताएंगे कि एक सब्सटेंस एसिड है, या फिर कैसे आप देखकर बताएंगे कि कोई सब्सटेंस जो है वो एक बेस है, और कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्यों, आखिर क्यों पढ़े हम सॉल्ट्स के बारे में, क्योंकि बच्चे अपनी डेली लाइफ में हम रोज काफी सारे सॉल्ट्स को यूज करते हैं, इसीलिए हमारे लिए ये भी तो जरूरी है कि हमें ये पता हो कि आखिर वो सॉल्ट जो है वो आया कहाँ से है, वो कैसे बना है और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन आखिर है क्या। तो ये सब पढ़ना हो जाता है हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे। अपने आसपास जो केमिस्ट्री प्रेजेंट है ना हमारी लाइफ में, उसे सीखना भी तो है। तो इस चैप्टर के अंदर आज कौन सा लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 5। मतलब क्या हुआ, मतलब बच्चे ये हुआ कि ऑलरेडी हम इसके 4 लेक्चर्स में काफी कुछ एक्साइटिंग और बहुत सारी केमिस्ट्री की फन चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी उन लेक्चर्स को मिस नहीं करना। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो फटाफट जाकर उन लेक्चर्स को भी अच्छे से गो थ्रू करना। तो आज का लेक्चर देखने से पहले हमेशा हम करते हैं क्या, लेट्स रिवाइज, मतलब एक बार झटपट जान लेते हैं कि आखिर लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, कि बेसिस क्या होते हैं। आपको मैंने ये दिखाया था बच्चे कि जो बेसिस है ना वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं मैम आखिर ये इंपॉर्टेंट, इसलिए बच्चों क्योंकि हम बहुत से अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीजें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप, डेली नहाते हैं, हैंड वॉश भी करते हैं। उस सोप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक बेस प्रेजेंट होता है बच्चे। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड। जब भी हमारी मम्मी क्या बनाती है, पकोड़े बनाती है, तब मम्मी उसमें क्या डालती है, बेकिंग सोडा। कहती है ना चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दो, जिससे कि फ्लफी फूले फूले से पकोड़े बनेंगे, है ना, उन्हें खा के मजा तो बहुत आता है। तो उस बेकिंग सोडा में क्या है बच्चे, एक बेस है। वो बेस ही तो रिस्पॉन्सिबल है आपकी खाने की चीजों को फुलाने के लिए, केक को फ्लफी बनाने के लिए। तो इसलिए जरूरी है क्या कि हम ये जाने कि आखिर बेसिस होते क्या हैं। तो बच्चे एक चीज तो हमें पहले से ही पता थी, वो क्या, हमें ये पता था कि जो बेसिस होते हैं ना दे आर बिटर इन टेस्ट। तो जब भी बेसिस का नाम आता है दिमाग में सिर्फ एक ही जवाब आ जाता है फटाफट से। क्या सोचते हैं मैम, हमने तो पहले से पढ़ा है
बेस वो सभी सब्सटेंसेस हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और जो हमारे रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। ये कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं हम कब, जब लिटमस टेस्ट करते हैं अपने बेसिस का, राइट। तो मैं भी यही कहूंगी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पर अब आगे और डिटेल में भी तो पढ़ना है। तो हमने क्या देखा था, बेस जो है हाँ वो बिटर होता है खाने में, हाँ वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में भी चेंज कर देता है, पर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बच्चे, हम कहते हैं अ सब्सटेंस विच विल आयोनाइज और डिसोसिएट। दो वर्ड्स लास्ट लेक्चर में देखे थे, आयोनाइज और डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब तो आपको पता ही है, क्या होता है डिसोसिएट का मतलब, टूट जाना, राइट। एक कंपाउंड है वो टूट गया, डिसोसिएट हो गया। और दूसरी टर्म क्या यूज की थी हमने, आयोनाइज। अब आयोनाइजेशन या आयोनाइज होने का मतलब क्या होता है, आयंस बना देना। अगर एक कंपाउंड टूट गया और उसने आयंस बना दिए तो आप कहेंगे कि वो आयोनाइज्ड हो गया है, राइट। तो बेस क्या है बच्चे, वो substances which will डिसोसिएट और आयोनाइज्ड, वो सभी सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट होंगे क्या बनाने के लिए, ऑब्वियसली आयंस बनाने के लिए, आयोनाइज होंगे इन वाटर, राइट। इस चीज पे मैंने ज्यादा जोर दिया था लास्ट क्लास में भी बच्चे कि वो सभी सब्सटेंसेस आयोनाइज्ड या डिसोसिएट कहाँ हो रहे हैं, वाटर में जाने के बाद हो रहे हैं, टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयंस। OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस बना रहे हैं। तो हमने बेस की डेफिनेशन सीखी, क्या सीखी आपने, सब्सटेंसेस विच विल डिसोसिएट और आयोनाइज इन वाटर, पानी में जाने के बाद ही टूटेंगे, पानी में जाने के बाद ही आयंस बनाएंगे, आयोनाइज होंगे, ठीक है। टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन, कहना क्या चाहते हैं यहाँ कि जब ये बेस है एक सब्सटेंस, ये जब टूटेगा ना तो हाइड्रोक्साइड आयन इसे बनाना है जरूरी, ठीक है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बनेगा तो हम उसे बेस नहीं बोलेंगे, सिंपल। अगर पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है तभी कहेंगे कि वो एक बेस है। वाटर सॉल्युबल बेसिस एल्कलीज, दो स्टेटमेंट्स देखी क्या, नंबर 1, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सभी के सभी एल्कली क्या होते हैं, बेस होते हैं, सही कहा मैम। दूसरी स्टेटमेंट क्या बच्चे, ऑल बेसिस आर एल्कलीज, जितने भी बेसिस हैं वो सभी के सभी एल्कलीज हैं। ये क्या हो गई, रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, जो हमारे हैं बच्चा बेसिस, हम उन्हें देखते हैं दो तरीके से। पहला क्या, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, क्या ये जो बेस है पानी में डिसॉल्व होगा, पानी में घुलेगा या फिर नहीं घुलेगा। तो दो चीजें आती हैं, या तो ये बेस क्या होगा, सॉल्युबल होगा, कहाँ, वाटर में, H2O, राइट। दूसरा क्या आता है, ये होगा इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि H2O, ओके। तो वो सभी के सभी बेसिस, वो सारे जो बेसिस हैं जो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, हम उन्हें क्या नाम देंगे, हम उन्हें बोलेंगे
एल्कली, ठीक है, वो सभी बेसिस जो पानी में होंगे सॉल्यूबल, उन्हें हम कहेंगे एल्कली, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने कही, ऑल एल्कली आर बेसिस, यानी कि जो ये सभी के सभी एल्कली के अंदर आते हैं ये सब क्या है, बेस है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैम बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बेसिस की ही तो क्लासिफिकेशन है, राइट। अब दूसरी स्टेटमेंट मैंने कही, ऑल बेसिस आर एल्कली, यानी कि जो ये सभी के सभी बेसिस हैं ये सारे एल्कली हैं। तब आपने क्या कहा, ये गलत है, क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों भाई, क्योंकि हमने तो बेसिस की क्लासिफिकेशन करी, कुछ सॉल्यूबल हैं और कुछ इनसॉल्यूबल भी तो हैं, राइट। अगर हम बोल देंगे ऑल बेसिस आर एल्कली, सभी एल्कली हैं, यानी कि हम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि जितने भी बेसिस एग्जिस्ट करते हैं वो सभी के सभी पानी में घुल जाते हैं, यानी कि सभी पानी में सॉल्यूबल होते हैं। तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ हैं जो सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं और कुछ ऐसे भी तो हैं जो कि इनसॉल्यूबल इन वाटर हैं, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलने वाले हैं। What do all bases have in common? ऑलरेडी देखा है, क्या है वो कॉमन चीज, सभी बेसिस के बीच में हाइड्रोक्साइड आयंस, सभी के सभी हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं पानी में जाने के बाद। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक, देखिए याद हो अगर तो मैंने आपको दो चीजें बोली बच्चे, क्या, स्ट्रॉन्ग बेस कहां से कैसे याद रखेंगे माइंड में आप, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज, क्या लिखोगे, कंप्लीटली आयोनाइज, और वीक बेस पार्शियली आयोनाइज्ड। मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं उसको हमने हमेशा याद कैसे रखना है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। क्या मतलब हुआ, जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस पानी में डालोगे पूरा का पूरा टूटेगा, पूरा का पूरा आयंस बनाएगा तोड़ने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद, राइट। अब सोचिए एक तरफ है स्ट्रॉन्ग बेस, पूरा का पूरा टूट रहा है, इसका मतलब हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस हाई अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा। दूसरी तरफ वीक बेस कौन से होते हैं, वो सभी बेसेस जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे, पार्शियली टूटेंगे, राइट। अब पार्शियली टूटेंगे तो कम OH नेगेटिव बनाएंगे, राइट। तो वीक बेसिस क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव बनाएंगे, राइट। ये नहीं सोचना कि स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि मजबूत है, साथ में चिपका रहेगा, टूटेगा नहीं, और वीक का मतलब है कि सारा टूट जाएगा, राइट। उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी और आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस को कहोगे जो बहुत सारा OH नेगेटिव बना रहा है, राइट। क्या करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, आपको बहुत सारा यानी कि हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस दे देगा। वीक बेस क्या करता है, कम टूटता है, वीक होने की वजह से थोड़ा बहुत हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि वीक बेस के केस में क्या याद रखोगे, इट विल गिव अस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है ज्यादा हाइड्रोक्साइड देगा
और वीक का मतलब है कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा। देन आती है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जहां पे हमने सीखा बेस जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, और क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। बेस का रिएक्शन हमने देखा था मेटल के साथ, राइट, वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड में देखी थी जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड रिएक्ट करता है बेस से और फॉर्म करेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कितने सारे सॉल्ट्स हैं जो कि यहीं से आए हैं, इस रिएक्शन से ही हमें मिले हैं। किस रिएक्शन से मैम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलें। ओवरव्यू, सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे आज। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, फिर बच्चे देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या जो प्लांट्स हमारे हैं और एनिमल्स हैं वो पीएच रेंज में लाई करते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं, पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम खाना खाते हैं ना बच्चे, उसको पचाने के लिए यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, उसके अंदर आखिर क्या पीएच होता है, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांत सड़ जाते हैं, वो भी किस वजह से होता है, पीएच के चेंज की वजह से ही तो होता है। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है जिसमें हम पेड़ पौधे उगाते हैं, उनकी पीएच क्या होनी चाहिए ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, एक सेल्फ डिफेंस का सिस्टम होता है, जिससे कि वो क्या करते हैं, बाहर से अगर आप उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वो लड़ते हैं उस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके। तो ये सभी हम देखेंगे, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों चाहिए, है क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी है हमें। The common indicators like litmus can tell us whether the given substance is acid or a base. ये हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चे कि खा के चख के तो हर बारी नहीं बताएंगे कि ये खट्टा है, ये एसिड है और ये कड़वा है, बिटर इन टेस्ट है, तो ये बेस है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इतने सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम खाते थोड़ी ना रहेंगे, फिर तो वो हमारी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे, राइट। तो इसीलिए हमने क्या ढूंढ निकाले थे, हमने ढूंढ के निकाले थे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करता है, जो ये बताता है कि सब्सटेंस एसिड है या एक बेस है। अब ये काम हमने देखा था कि इंडिकेटर जो है ना अपने रंग बदलता है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, वैसे ही इस लिटमस पेपर के भी रंग रूप बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं इसके रंग, दो तरीके से बदलते हैं मैम, या तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है या फिर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, और ऐसा करके वो हमें बताता है कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो यही कह रही है फर्स्ट स्टेटमेंट, दे कैन नॉट टेल वेदर द गिवन सब्सटेंस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस।
In other words, the common indicators cannot tell us relative strength of the acid or base. देखिए बच्चे, आपको ये पता है कि जो लिटमस है वो ये तो जरूर बताएगा कि सब्सटेंस एसिड है या फिर एक बेस है। जैसे कि देखिए, हमें पता है क्या, इफ ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर बदल जाता है और बदलने के बाद रेड हो जाता है, तो हम कहते हैं जो ये सब्सटेंस है ये एक एसिड है, राइट। दूसरी तरफ क्या बच्चे, अगर जो रेड लिटमस है उसका कलर चेंज होके क्या बन जाए, ब्लू बन जाए, इफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन कलर, तब हम क्या कहते हैं, ये एक बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि इसने कलर चेंज किया है फ्रॉम रेड टू ब्लू, राइट, तो ये बेस है। अब सिर्फ हमारे पास क्या है बच्चे, इस कलर चेंज से सिर्फ और सिर्फ यही पता चला कि सब्सटेंस एसिड है या फिर सब्सटेंस एक बेस है, बस इतना ही पता चला। सही कहा। या तो आप बोलोगे मैम ये तो एसिड हो गया और ये बेस हो गया। अब अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछूं कि मैंने आपको दे दिए दोनों ही एसिड, जैसे कि सपोज मैंने आपको दिया एक सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 और साथ में दूसरा मैंने आपको दिया एसिटिक एसिड CH3COOH। आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या पढ़ा है हमने बच्चे, लास्ट लेक्चर से हमने सीखा था कि वो एसिड जो पानी में जाके कंप्लीटली आयोनाइज होता है, पूरी तरीके से टूटता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, पढ़ चुके हैं हम। दूसरी तरफ वो एसिड जो पानी में जाने के बाद पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, पूरी तरीके से नहीं टूटता, थोड़ा बहुत टूटता है, उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है मैम, ये तो हमने पढ़ा है, पहले से ही पता था हमें तो कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। अब बच्चे देखिए, लिटमस पेपर अगर मैं दोनों के अंदर डालूं तो क्या होगा, दोनों ही क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देंगे, यानी कि दोनों ही बता देंगे ये कि हम दोनों एसिड हैं, है ना। ये तो दोनों बताएंगे कि हम दोनों एसिड है। पर अब मुझे ये चाहिए, मैं ये क्वेश्चन करूंगी, हाँ भाई मुझे ये तो पता है कि आप दोनों जो हो एक ही परिवार से हो, आप दोनों के दोनों एसिड हो, तभी तो आपने ब्लू लिटमस को रेड बना दिया। पर मेरा क्वेश्चन तो कुछ और है आप दोनों से, मुझे तो ये जानना है कि आप दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, मैं तो यही जानना चाहती हूँ। तो उनके पास बच्चे क्या जवाब होगा, जवाब ये होगा कि हमें नहीं पता। लिटमस जो है ना, ये लिटमस पेपर नहीं बता पाएगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। इन अ सेम वे बच्चे आप बेस के लिए भी समझ सकते हैं कि जो भी बेस हो, चाहे वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर वो बेस एक वीक बेस हो, जो लिटमस चेंज है वो तो फ्रॉम रेड कलर टू ब्लू कलर हो जाएगा। लेकिन हमें ये तो पता नहीं चल पाया कि दोनों बेस में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। तो यहाँ पर आकर क्या होता है कि हम फंस जाते हैं, हम अटक जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या।
हमने तो इतनी मेहनत करके पढ़ा था लिटमस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, पर ये भी सफिशिएंट नहीं है। ये भी नहीं बता पा रहे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो क्या आया बच्चे, यूनिवर्सल इंडिकेटर आया। यूनिवर्सल इंडिकेटर ने बोला कि आओ मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जो लिटमस नहीं बता पाया कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं। सबसे पहले ये तो बच्चे वही एग्जाम्पल है जो मैम ने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, लिटमस कैन टेल अस सल्फ्यूरिक एसिड एंड विनेगर आर बोथ एसिडिक, राइट। दोनों ही क्या है, एसिडिक है। विनेगर में ही क्या होता है बच्चे, एसिटिक एसिड होता है। दोनों ही क्या है, एसिडिक है। ये तो लिटमस बता देगा। It cannot tell us that sulfuric acid is a stronger acid or more acidic than vinegar solution। मतलब ये निकला कि लिटमस सिर्फ इतना बताएगा कि दोनों ही एसिड हैं, पर लिटमस क्या नहीं बता पाएगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके कंपैरिजन में, विनेगर सॉल्यूशन यानी कि एसिटिक एसिड के कंपैरेटिवली सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये नहीं पता चल पाया हमें। तो ये पता लगाने के लिए हम जाते हैं अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर के पास कि भाई लिटमस ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, लिटमस पेपर ने हमारी, पर आप कर दीजिए। आप हमें बता दीजिए क्या, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। We can however measure the strength of acid। जो बच्चे हम कहते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, राइट। या फिर हम ये बोलते हैं कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस वीक है ना। तो वहां हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बेस को कंपेयर करते हैं कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, राइट। ये आपको कौन बता रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बताएंगे, right? Strength of acid solution or a base solution by using special type of indicator called universal indicator। देखिए वर्ड भी क्या यूज किया है, स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर। काफी इंपॉर्टेंस है भाई इनकी, तभी तो स्पेशल इंडिकेटर है ये। क्यों है इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो स्ट्रेंथ यानी कि जो हमें कोई नहीं बता पाया कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है, वो हमें इन्होंने बताया, यूनिवर्सल इंडिकेटर ने बताया। इसीलिए हम बोलते हैं इसे अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर। बहुत स्पेशल है ये, कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर विच वर्क्स बाय मेजरिंग द pH ऑफ अ सॉल्यूशन। बच्चे कैसे वर्क करता है ये, सॉल्यूशन की pH को मेजर करके। अब यहां से क्वेश्चन क्या उठेगा कि मैम ये pH क्या है, क्या है ये pH जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मेजर कर रहा है, ये pH आखिर है क्या। तो अभी देखेंगे, रुकिए थोड़ी देर। Thus, to obtain an idea how acidic or basic a substance is, universal indicator is used। यानी कि जब बच्चे स्ट्रेंथ की बात आएगी ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक एसिड या बेस है, जब हमें स्ट्रेंथ को मेजर करना है तब हमेशा क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को ही यूज करेंगे। ओके। A common method of measuring the pH of a solution in the school laboratory is use of universal indicator। स्कूल के अंदर भी कॉमन मेथड मतलब जनरली हम लोग pH मेजर करते रहते हैं, ये पता लगाने के लिए कि pH ऑफ सॉल्यूशन क्या है, हम क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करेंगे।
Universal indicator is a mixture of many different indicators or dyes which gives different color at different pH value of the entire pH scale. अभी पढ़ेंगे कि pH values क्या होती हैं और ये pH scale क्या होता है. ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इसके अंदर ना बहुत सारे इंडिकेटर का क्या है, मिक्सचर है. डिफरेंट इंडिकेटर या डिफरेंट डाइस का एक मिक्सचर करके हमने क्या बना दिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया है. अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर किस किस इंडिकेटर को मिला के बना है या डाई को बना के मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है. हमें क्या जानना है कि ये किस तरीके से हमें पीएच के बारे में बता रहा है. पीएच नाप के, पीएच को मेजर करके अलग अलग कलर्स दे रहा है, ये बताने के लिए कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या फिर बेस है क्या, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है, कैसे हमें बताएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर बताएगा. चलिए नेक्स्ट पे देखिए बच्चे, ऐसा होता है हमारा क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर. सॉल्यूशन भी होता है और पेपर भी होता है. इसे हम क्या बोलते देते हैं, पीएच पेपर. ठीक है, ये हमारा पेपर ऐसे होता है. हम क्या करते हैं, एक स्लिप फाड़ते हैं पेपर की, उसके ऊपर ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज अपना सब्सटेंस डालते हैं, जो भी दिया हो हमें, राइट. फिर क्या करता है वो, थोड़ी देर में पेपर अपना कलर चेंज कर देता है. कलर देखिए यहाँ साइड में लिखा हुआ है, कलर के अकॉर्डिंग उसका एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होता है. जैसे कि 1 पे रेड, राइट, 7 पे ग्रीन है, 14 पे वॉयलेट है. ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका कलर आएगा, आप उस कलर के अकॉर्डिंग देखोगे कि क्या पीएच वैल्यू है उस सॉल्यूशन की जो आपको दिया गया है. नेक्स्ट चलते हैं, पीएच स्केल क्या है, राइट. हमने ये देखा यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच को मेजर करता है, पीएच स्केल के ऊपर काम करता है कि हाँ इसका पीएच इतना है और इस दूसरे सॉल्यूशन का पीएच इतना है. वो हमें क्या देता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चे पीएच देता है, पीएच बताता है. तो अब हमें समझना है कि ये पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, राइट. तो देखिए, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. क्या है ये, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए एक स्केल है. इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड. द पी इन द पीएच का मतलब क्या है, पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर. ओके, तो बेसिकली देखो पीएच लिखते हैं हम. ठीक है, पीएच स्केल क्या देता है हमें, ये हमें बताता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पीएच स्केल बताएगा कि हाइड्रोजन आयन जो है आपके सॉल्यूशन के अंदर बच्चे, वो ज्यादा है या वो कम है, कितने हैं, वो हमें पीएच स्केल देगा. अब यहाँ P का मतलब क्या है, पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है पावर. और H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन, राइट. तो pH का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मतलब कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं या फिर कितने कम हाइड्रोजन आयंस है, ये बताता है हमें पीएच स्केल. जैसे ये स्केल है बच्चे, ये क्या है, एक पीएच स्केल है. ये क्या बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. कहां से कहां तक होता है, 1 to 14.
ठीक है, जो ये है देखो हर पीएच की अपनी स्पेसिफिक क्या है एवरीडे में यूजेस दी गई हैं कि 1 पीएच किसका होता है, गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड है। मिल्क का पीएच क्या होता है, 6 होता है। हैंड सोप जो हम यूज करते हैं उसका पीएच क्या होता है, 10 होता है। ऐसे हमें फॉर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके, पीएच के। इस पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन जो है सॉल्यूशन के अंदर वो कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं, वो कौन बताएगा हमें, पीएच स्केल बताएगा। देखिए द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। कहाँ है 7, ये है 7 मैम। 7 का मतलब क्या है, सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जैसे कि वाटर, अगर प्योर वाटर हो तो उसका क्या पीएच होना चाहिए बच्चे, 7, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, राइट। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। जितनी भी ये वैल्यूज हैं जो क्या है, लेस देन 7 है, यानी कि जितनी भी पीएच की वैल्यूज 7 से होती हैं कम, वो क्या होंगी बच्चे, 0 से 7, 7 से जितनी भी कम है वो सभी होगी एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। As per the pH value increases from 7 to 14, it represent increase in OH negative in concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali। क्या कह रहे हैं, 0 से जो 7 है यानी कि बिलो 7 तो हमारे एसिडिक सॉल्यूशन है, और अबव 7 जो है, अबव 7 यानी कि जो 7 to 14 है, ये कैसे सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बता रही है, जैसे ही पीएच इंक्रीज होगी मतलब बढ़ेगी, कहां से बढ़ेगी, 7 से आगे जैसे ही बढ़ेगी क्या होगा, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीज हो गई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। जैसे ही ये पीएच बढ़ेगी तो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली यानी कि बेस भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है acids that give rise more H plus are said to be strong acid and acids that give rise to less H plus are said to be weak acid। देखिए दो चीजें हमने समझी थी, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, पूरी तरीके से टूटेंगे, और क्या देंगे, मोर H प्लस देंगे, ज्यादा हाइड्रोजन आयंस देंगे टूटने के बाद, क्योंकि कंप्लीटली जो टूट रहे हैं, राइट। दूसरी तरफ हमने सीखा था क्या, कि वीक एसिड कौन से हैं, जो कि लेस H प्लस देंगे। लेस H प्लस क्यों देंगे, क्योंकि वीक एसिड्स का तो पार्शियल डिसोसिएशन होता है, राइट, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, पूरी तरीके से नहीं टूटते, तो ये लेस H प्लस देंगे, ठीक है बच्चे। अब एक चीज मैं बता दूं, समझ लीजिए, पीएच की जो वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब क्या मैम, जो ये लिखा है ना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14, ये क्या है, ये आपकी पीएच वैल्यूज हैं, ये क्या है बच्चे, पीएच वैल्यूज हैं, ओके। तो यहां से एक चीज याद रखनी है, जो पीएच वैल्यू होती है आपकी, ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन
कॉन्सेंट्रेशन। यहां से क्या समझना है? ये समझना है कि अगर हाइड्रोजन आयंस जो हैं सॉल्यूशन के अंदर वो ज्यादा होंगे तो पीएच की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं वो कम होंगे तो पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए ही तो जो बेस है हमारे वो किधर आते हैं? वो आते हैं फ्रॉम 7 to 14 की रेंज में। हाई पीएच रेंज में क्या आ रहे हैं? बेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेस सॉल्यूशन के अंदर, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है कंपैरेटिवली टू एसिडिक सॉल्यूशन, राइट। अब दूसरी तरफ देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है मोर H प्लस देते हैं, ज्यादा H प्लस देते हैं, तो इनकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी? लो पीएच वैल्यू होगी, क्योंकि H प्लस ज्यादा है। अभी देखा ना, पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी तरफ हमें पता है वीक एसिड जो है वो कम H प्लस देंगे, लेस H प्लस देंगे, तो यानी कि इनकी पीएच वैल्यू जो होगी वो हाई होगी। अब एक और चीज समझ लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है वीक एसिड की पीएच वैल्यू हाई होगी, तो आप यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि मैम आपने हाई बोला है तो पक्का 13, 14 इतनी होगी। नहीं बच्चे, रेंज क्या है? एसिड्स की रेंज क्या है पीएच की? वो है 0 to 7। तो हमेशा इस रेंज के अंदर ही रखना है, ठीक है। कोई भी एसिड है वो हमेशा लेस देन 7 pH ही रहेगा, ओके। अब यहाँ पे pH वैल्यू लो का मतलब क्या है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनका pH लो होगा, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो लाई करेंगे 1, 2 या 3 pH रेंज में, इस pH रेंज में, ठीक है। दूसरी तरफ वीक एसिड्स जो हैं उनकी स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में हाई pH वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि H प्लस जो कम हो गए, है ना, तो H प्लस कम होने की वजह से pH वैल्यू इनसे ज्यादा हो गई। किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जो वीक एसिड्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे? 4 to 7 की रेंज में लाई करेंगे। दूसरी तरफ देखो, बेस के लिए भी जो आपके वीक बेस होंगे वो 7 to 10 की रेंज में लाई करेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो 11 to 14 की रेंज में लाई करेंगे। एक स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, क्या? स्ट्रॉन्गर द एसिड, लोअर द pH वैल्यू। मतलब क्या समझा आपने? ये समझा जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी ही उसकी pH वैल्यू कम, ठीक है। स्ट्रॉन्गर द एसिड, लोअर द pH वैल्यू। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा pH वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, ओके। और वहीं दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी बच्चे? स्ट्रॉन्गर द बेस, हायर द pH वैल्यू, ठीक है। एसिड के केस में क्या है? जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी कम pH वैल्यू, और बेस के केस में क्या है? जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी ही ज्यादा उसकी pH वैल्यू। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। अब देखते हैं क्या कि pH की डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमने pH को पढ़ा है। देखिए, क्योंकि हमने ये सीख लिया कि pH जो है ये क्या बताता है बच्चे? हमें ये बताता है
कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कैसे बताता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू बताता है, राइट। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होगा, देखो 1 pH के लिए वो क्या देगा? रेड कलर दे देगा। 2 pH होगा तो ऑरेंज कलर देगा। 3 pH के लिए लाइट ग्रीन, 4 के लिए भी ग्रीन, ठीक है। तो ये बच्चे जितने भी कलर्स हैं ये सभी किसके साथ देगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ शो करेगा आपका सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप कलर ऑब्जर्व करोगे, राइट, आपको कलर तो दिखेगा ना, विजिबल होगा। तो जैसे ही आप कलर को नोट कर लोगे तब आप क्या करोगे? जो उसके साथ में जो आपका पीएच पेपर होता है उसके साथ में एक आपको कलर के साथ पीएच वैल्यू लिख के रेंज दी जाती है कि ये कलर आएगा तो 1 pH है, ऑरेंज आएगा तो 2 pH है ना। तो आप क्या करोगे? जो भी सब्सटेंस है उसके कलर से कंपेयर कर लोगे, क्या कि उसका पीएच कितना है। अगर पीएच कम होगा तो आप बता दोगे क्या कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर पीएच ज्यादा होगा तो आप बोल दोगे कि ये वीक एसिड है, राइट। लिटमस के साथ हमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो सिर्फ कलर को चेंज करता है ना, वो ये नहीं बताता कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हमें स्पेसिफिक कलर देगा। स्पेसिफिक कलर देके ये बताएगा कि एसिड का पीएच कितना है ना। अब हमें एक और चीज पता है, पीएच का मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है वो हमें, ठीक है। कैसे बता रहा है? अगर पीएच कम होगी तो मतलब हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा है। अगर पीएच ज्यादा रेंज में होगी तो मतलब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन वहां पर कम है। और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो अभी देखा, मोर H+ है या लेस H+ है, इससे क्या बता दोगे आप कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर जो एसिड है वो एक वीक एसिड है, ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें हेल्प करता है स्पेसिफिकली बताने में कि कोई एसिड या फिर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ये काम नहीं कर पा रहे थे, हमारा लिटमस नहीं कर पा रहा था इस काम को, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पे आ जाओ। इसका मतलब क्या कि जो पीएच हमने पढ़ा है कि जो पीएच वैल्यू होती है, एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू कहाँ से आती है? एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से आती है। तो पीएच जो स्केल है उसका हमारी रोजाना की जो जिंदगी है इसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंस है। कैसे? ये देख लीजिए, जो लेमन आप डेली नींबू पानी बनाकर पीते हो, है ना, उसका पीएच होता है 2। और वहीं जो टमाटो हम खाते हैं सब्जियों में डाल के, उसका पीएच है 4। जो पानी हम पीते हैं उसका पीएच 7 है। जो अमोनिया सोल्यूशन यूज करते हैं उसका पीएच 11 है। जो साबुन डेली नहाने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए यूज करते हैं उसका पीएच 12 है। तो ऐसे हम क्या बता सकते हैं? ये बता सकते हैं कि जो लेमन और टमाटो है, देखो लेमन का पीएच है 2 और जो टमाटो है इसका पीएच क्या है? 4। आपको पता है क्या? pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration। pH कम होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप ये बता देंगे क्या कि जो लेमन है जो उसमें एसिड प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपैरिजन में? जो आपके टमाटो के अंदर एसिड प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्या है? पीएच स्केल है। रोज की जिंदगी में हम जिन भी चीजों को यूज करते हैं उनका क्या पीएच वैल्यू होता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? क्या जो हमारे आसपास प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं या नहीं?
Our body works within pH range of 7 to 7.8. Living organism can survive only in narrow range of pH change. इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी है, यानी कि बच्चे जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, उसका pH रेंज क्या है, 7 to 7.8, राइट। अगर इस pH रेंज के अंदर डिफरेंस आ जाए, बॉडी का pH 9 हो जाए या फिर बॉडी का pH 4 हो जाए, जैसे ही इस pH रेंज के अंदर किसी भी तरीके का चेंज आएगा तो हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मली काम नहीं कर पाएगी, कोई ना कोई हमें हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है बच्चे, pH सेंसिटिव है। हमें सिर्फ इसी pH रेंज में रहना है, 7 to 7.8, राइट। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acidic rain. कब बोलते हैं हम कि एसिडिक रेन हो रही है, कई बारी वर्ड यूज करते हैं जब क्या होता है बच्चे, कई गैसेस जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से आती हैं ये गैसेस, ये गैसेस निकलती हैं बच्चे केमिकल इंडस्ट्रीज से, जहां पे डिफरेंट केमिकल्स बन रहे होते हैं, वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी कई हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। वो क्या करती हैं, वो जाकर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तब क्या होगा, अब भाई नीचे तो आना पड़ेगा, ऊपर तो जगह बची ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में बारिश कर देंगे। किसकी बारिश हो गई, आज आसमान से पानी गिरने की जगह बरसने लग गए क्या बच्चे, एसिड्स। हमें क्या पता है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। जब इनकी बारिश हो गई तो क्या नाम दिया हमने, आज एसिडिक रेन हो गई, एसिड बरस रहा है पानी की जगह, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, ये एसिडिक रेन तो हो गई, चलो ठीक है, यहाँ एसिड ज्यादा हो गए, नीचे आ गए, बारिश हो गई, ओके फाइन, पर इनसे हार्म किसे हुआ, नुकसान किसे पहुंचता है। देखो, जब हम कहते हैं कि हमारी बॉडी ना pH सेंसिटिव है, जैसे हम सेंसिटिव हैं वैसे ही हमारे आसपास रहने वाले एनिमल्स भी सेंसिटिव हैं, राइट। मान लो जब ये बारिश होगी और किसी लेक के अंदर जाएगी, क्या जाएगी बच्चे, एसिडिक रेन का वाटर जाएगा, तो ये जो लेक है ये एसिडिक हो जाएगी, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, हमारे एक्वेटिक लाइफ होंगी, ऐसे बहुत सारी फिशेस होंगी और भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे, राइट। एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। अब हम जैसे pH सेंसिटिव हैं वो भी pH सेंसिटिव हैं। जैसे ही एसिडिक pH हो गया, मतलब एसिडिक रेन का pH था 5.6, तो 7 से कहां पहुंच गया pH, 5.6। जैसे ही pH में इतना बड़ा चेंज आएगा तो pH सेंसिटिव होने की वजह से हार्म किसे पहुंचेगा, एक्वेटिक लाइफ को पहुंचेगा, फिशेस जो वहां होंगी वो मरने लगेंगी, राइट। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 डाल दो अपनी लेक के अंदर। ये क्या करेगा, ये बेस जो आपका एक्सेस एसिड है अमाउंट जहां लेक में प्रेजेंट, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा तो pH जो वैल्यू है वो वापस से ठीक हो जाएगी,
है ना, और इस वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। दूसरा देखिए, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बना है उसमें भी पीएच का रोल है। क्या रोल है देखते हैं। आवर स्टमक प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर पीएच अबाउट 1.4। क्या पीएच है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का? 1.4 पीएच होता है। कहाँ? हमारे स्टमक के अंदर। कौन सा एसिड प्रेजेंट है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर। ये क्या करता है? दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड हार्मिंग द स्टमक। ये जो एसिड है ये हमें खाने को पचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? खाना पचाने में। समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन। क्या रीजन? वन बीइंग ओवर ईटिंग द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। ठीक है, क्या हुआ बच्चे? देखिए, आपकी तरह ही एक बच्चा है ये राम। अब राम ने क्या देखा, इसके बेस्ट फ्रेंड की थी बर्थडे पार्टी, तो इसने ये सोचा कि आज बहुत दिनों के बाद मिल रहा है बाहर का खाना, मतलब इसे बहुत दिनों के बाद मौका मिला है पिज्जा बर्गर फ्राइज खाने का। इसने अपना दिमाग चलाया। राम ने क्या सोचा? राम ने बच्चे ये सोचा कि आज तो फ्री में मिल रहा है, बिल तो सारा का सारा मेरा फ्रेंड देगा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी है। तो इसने सोचा कि पेट तो भर गया है लेकिन एक दो बर्गर एक्स्ट्रा खा लेते हैं, पेट में जगह बना लेंगे, कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। तो इसने एक्सेस फूड खा लिया, जितना भूख थी उससे भी ज्यादा ही पिज्जा बर्गर खा लिया। ऐसा सिर्फ राम के साथ नहीं होता बच्चे, ऐसा तो हम सबके साथ ही होता है। जब भी कोई टेस्टी या ऐसा खाना हमें मिलता है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तब हम कई बार क्या करते हैं? ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, है ना। तो राम ने भी यही करा। इसने सोचा फ्री में पार्टी आज मिल रही है, मौज उड़ाएंगे, और इसने जितना पेट में आना था, जितनी भूख लगी थी, उससे भी ज्यादा खा लिया। क्या कर लिया इसने? ओवर ईटिंग कर ली राम ने। अब क्या हुआ? पेट में जोरों की दर्द होने लग गया। अब दर्द क्यों हुआ? क्योंकि इसने ज्यादा खाना खाया, तो इसके पेट में बन गया क्या बच्चे? एक्सेस ऑफ एसिड, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया इसके पेट में। पेट में बहुत जोरों की दर्द होने लगा। भाग भाग के घर गया, घर जाके मम्मी को बताया कि मम्मी आज मैंने 2 बर्गर की जगह 4 खा लिए, बहुत जोरों की पेट में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तब मम्मी ने क्या दिया? मम्मी ने दे दिया इनो और बोला बेटा ये फटाफट पी लो, इससे रिलीफ मिलेगा, पेट दर्द खत्म हो जाएगा। तो वो जो इनो इसकी मम्मी ने पिलाया बच्चे, वो क्या था? वो एक एंटासिड था। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन। अब ज्यादा खाने की वजह से राम को क्या हुआ? पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द क्यों हुआ भाई? ज्यादा HCl बनने की वजह से, ज्यादा एक्सेस में एसिड बनने की वजह से। अब उस एसिड को क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस करता है। तो इसीलिए इंडाइजेशन से बचने के लिए एंटासिड यूज किए जाते हैं। Being basic in nature, antacid react with excess acid in the stomach and neutralize it. Antacid क्या करेंगे? इनमें होता है बेस, बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चे, ये क्या करेगा? ये खाने जब हम इसे लेंगे, जब हम इनो पिएंगे,
वो पेट में जाएगा और जो एक्सेस अमाउंट में यानी कि जो फालतू ज्यादा एसिड बन गया है ना, उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। देखा था ना, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो वही रिएक्शन कर देगा राम के पेट में और क्या होगा, इसका पेट दर्द गायब हो जाएगा, इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो ये एक्सेस HCl बना था उसे न्यूट्रलाइज कर देगा क्या, बेस यानी कि एंटासिड। ठीक है, तो ये क्या था, पीएच का रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। कितना पीएच होता है हमारे स्टमक के अंदर, 1.4। नेक्स्ट देखते हैं, पीएच चेंज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं उनमें भी पीएच चेंज का रोल है। कैसे है, व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acids such as lactic acid. Thus, acid is formed in the mouth after a sugary food has been eaten. This acid lowers the pH of the mouth, making it acidic. Tooth decay starts when the pH of acid form in the mouth fall below 5.5। तो देखिए बच्चे क्या होता है, जो हमारा मुंह है ना, माउथ, इसका पीएच क्या होना चाहिए, 5.5 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने खाना खाया, कोई भी शुगरी चीज खाई, कैंडीज खाई, चॉकलेट्स खाई, उसके बाद हमने ब्रश नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, मुंह नहीं धोया। अब क्या होगा, जो वो शुगरी आइटम्स थी वो क्या करेंगी, जो बच्चे बैक्टीरिया होगा, कहाँ, बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो इन शुगर की आइटम्स को ब्रेक करेगा। राइट, एक चीज अगर आपको पता है, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जो डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट होता है। राइट, तो क्या होगा, जो मुंह के अंदर बैक्टीरियाज हैं वो इस शुगर को तोड़ना शुरू कर देंगे। राइट, और इसी प्रोसेस के थ्रू वो क्या बनाते हैं, काफी सारे एसिड बनाते हैं, जिनमें से एक होता है लैक्टिक एसिड। जैसे जैसे इस एसिड कौन बना रहा है, बैक्टीरिया बना रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा हमारे माउथ के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो शुगर को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे और बना देंगे एसिड्स। उनमें से एक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड। अब जैसे ही लैक्टिक एसिड हमारे मुंह में बढ़ने लग जाएगा, मतलब ज्यादा एसिड बनने लग जाएगा हमारे मुंह के अंदर, तब क्या होगा, जो ये पीएच थी 5.5 ये इससे कम हो जाएगी। ठीक है, क्या पीएच थी माउथ की, 5.5 पीएच थी। जैसे ही बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे शुगर को और एसिड्स बनाएंगे, वैसे ही क्या होगा, हमारे जो मुंह के अंदर का पीएच है वो 5.5 से ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा 5.5 से। अब जब ये पीएच कम हो जाएगा तब क्या होगा, पीएच के कम होते ही हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, दांत सड़ने लग जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हम मीठी चीजें खाएंगे, है ना। इसका सल्यूशन क्या होता है बच्चे, क्या करते हैं हम, रोज टूथब्रश करते हैं, तो उस टूथपेस्ट के अंदर जो हम डेली 2 टाइम बच्चों को बोलते हैं ना, और खुद भी करते हैं, कितने, 2 बारी। क्यों करते हैं, क्योंकि इस टूथपेस्ट के अंदर होता है एक बेस। वो बेस करेगा क्या, जितना भी हमारे माउथ के अंदर एसिड बना होगा उस सभी एसिड को
वो बेस जो टूथपेस्ट के अंदर है न्यूट्रलाइज कर देगा, और उस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, पीएच जो है वो मेंटेन रहेगा। माउथ का पीएच 5.5 ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Soil pH and plant growth. Most of the plants grow best when the pH of soil is close to 7. If the soil is too acidic or too basic, the plants grow badly or do not grow at all. क्या कहना चाहते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं ये कब अच्छे से ग्रो होते हैं, इनके लिए जो सॉइल है उसका पीएच होना चाहिए क्लोज टू 7। ठीक है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए है हमारी सॉइल, मिट्टी जिसमें आपको प्लांट्स उगाने हैं, उनका पीएच कहाँ होना चाहिए, 7 के आसपास, क्लोज टू 7 होना चाहिए। अगर ये जो सॉइल है बच्चे ये टू एसिडिक है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक मतलब पीएच क्या होगा 1 to 3 की रेंज में, या फिर ये जो सॉइल है ये टू बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, तब पीएच क्या होगा 11 to 14 की रेंज में। इन दोनों कंडीशंस में सॉइल इज ईदर टू एसिडिक या फिर सॉइल इज टू बेसिक, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज बैड, डू नॉट ग्रो एट ऑल। या तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, पौधे उगेंगे ही नहीं, या फिर जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत ही बैड होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए सॉइल का पीएच क्या रखना चाहिए हमें, क्लोज टू 7, अगर हम प्लांट्स ग्रो करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक हैविंग लो पीएच देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कह रहे हैं बच्चे, अगर जो पीएच है वो टू एसिडिक है, किसका, सॉइल का, तो हमें ये पता है कि सॉइल का ऑप्टिमम पीएच यानी कि वो अच्छा पीएच जहां पे प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे वो होता है क्लोज टू 7। पर ये तो टू एसिडिक सॉइल है, यानी कि इसका पीएच रहेगा नियर बाय 1 to 3 की रेंज में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये एसिडिक सॉइल है इसको पीएच को इसके बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये 7 के आसपास पहुंच जाए। अब करेंगे क्या, हमें ये पता है कि ये टू एसिडिक है तो इसके अंदर जो एसिड है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। अब क्या करेंगे, एक बेस डाल दो जो क्या करे, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और आपकी सॉइल का पीएच बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे ताकि वो क्लोज टू 7 हो जाए। राइट, तो कैसे करेंगे, ये देखिए ये सॉइल है जिसके अंदर एक्सेस ऑफ H+ है। अब एक्सेस ऑफ H+ का मतलब क्या है, ये सॉइल टू एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। हमें क्या चाहिए कि ये जो H+ है ना ये सॉइल के अंदर कम हो जाए ताकि पीएच बढ़ सके। राइट, तो हमने डाला कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं लाइम CaCO3। ये क्या करेगा, ये जो है एक, देखो बच्चे क्या दिखाया है, 2 H+ अगर होंगे तो उसकी जगह पे एक कैल्शियम आएगा। क्यों, क्योंकि ये H1 पॉजिटिव है। राइट, तो +1 +1 2, ये किससे एक्सचेंज होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन से एक्सचेंज होगा। साथ में क्या बन जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, जो ये सॉइल थी इसके अंदर आपने हाइड्रोजन आयंस को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया।
जैसे ही हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे तो उस सॉइल का एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा, और एसिडिक नेचर कम होगा तो सॉइल का पीएच इंक्रीज होगा और वो क्लोज टू 7 पहुंच जाएगा। जैसे ही क्लोज टू 7 होगा तब आप ये कहेंगे कि अब जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगी क्योंकि पीएच क्लोज टू 7 चला गया, राइट। अब आगे देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। यानी कि देखो, किसी को छेड़ोगे तो वो सेल्फ डिफेंस करेगा, अपने बचाव में कुछ ना कुछ करेगा, राइट। जैसे हम क्या करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, घूंसे, लात, हाथ पैर चलाते हैं, राइट। इसी तरीके से जो ये इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं या फिर कई प्लांट्स हैं, वो भी क्या करेंगे, अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ एक्शन तो करेंगे। तो क्या होता है देखते हैं, बी स्टिंग लीव्स एंड an acid which causes pain and irritation। bee sting यानी कि जब मधुमक्खी काटती है, ठीक है, तो उसके स्टिंग से क्या निकलता है, एक एसिड निकलता है जो क्या करता है, पेन कॉज करता है हमारी स्किन के अंदर। क्यों भाई, क्यों करता है? यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। जब भी कोई मधुमक्खी काटती है तब हम क्या लगाते हैं, एक उसके ऊपर ना बेकिंग सोडा रब कर देते हैं और उससे जो इरिटेशन हो रहा होता है, जो हमें पेन हो रहा होता है, वो कम हो जाता है। क्यों होता है अभी देखते हैं। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, नेटल लीव्स होते हैं जिसमें कांटे भी होते हैं, उसके उन कांटों के अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, जिससे क्या होता है, अगर टच हो जाए वो कांटे तो बहुत जोरों की पेन यानी कि दर्द होता है, जलन मचने लगती है, राइट। क्या होता है देखते हैं, जो हमारी बी होती है यानी कि हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, जब मधुमक्खी आकर आपको अगर काट जाए तो जैसे ही वो काटेगी उसके स्टिंग के अंदर क्या होता है बच्चे, एक एसिड होता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर जाने के बाद इरिटेशन, इचिंग और पेन करता है, दर्द होने लगता है, हमें इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जब मधुमक्खी काटती है तब हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा रब कर लो इसके ऊपर। क्यों कर लो बेकिंग सोडा रब? बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, हमें पता है बेकिंग सोडा एक बेस है। तो क्या करेगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो ये बेस है बेकिंग सोडा, इसको रब करने पे क्या हुआ, जो फॉर्मिक एसिड था किसने डाला, इस बी ने हमें काट के डाला, जब मधुमक्खी ने काटा तो उस एसिड को ये बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज कर देगा सॉल्ट वाटर बन जाएगा और जो ये फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें जलन, दर्द और इरिटेशन हो रही थी स्किन में, वो गायब हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी मधुमक्खी काटती है तब हम बेकिंग सोडा वहां पर रब कर लेते हैं ताकि हमें पेन से रिलीफ मिले। तो बच्चे आज के लेक्चर में हमारा इतना ही डिस्कशन होगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपने सॉल्ट्स की फैमिली के बारे में कि कौन कौन से डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ के अंदर उन सभी सॉल्ट्स के क्या क्या यूजेस होते हैं।
और अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप को डाउनलोड करके वहां से किसी भी लेक्चर के नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।